हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले थेरिकल कॉन्सेप्ट। इसके अंदर पूरा थेरी है और इसके अंदर आपको थोड़ा बोर होगा, लेकिन ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए प्रोग्रामिंग के अंदर, कोडिंग के अंदर। और ख़ास करके जब हम लोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, जो मैनेजर लेवल के होते हैं, जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होते हैं, तो वो खास करके एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट ये सब उनको ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए, तो इसीलिए आपको ये वाला एपिसोड भी पूरा देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज एल्गोरिदम। ठीक है फ्रेंड्स, तो एल्गोरिदम ऐसा मतलब नाम तो काफ़ी फैंसी है, लेकिन सिंपल जो हम लोग कोड लिखते हैं, जो हम लोग उसके अंदर लॉजिक लगाते हैं, जैसे भी हम लोग उसके अंदर कैलकुलेशन करते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं यूजिंग कोडिंग। तो उसी को हम लोग प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। और अगर आपको उसको सिंपल सा सिंपल नाम देना हो तो आप सिंपल उसको बोल सकते हो लॉजिक। तो इसको लॉजिक एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एल्गोरिदम जो वर्ड होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड है, और जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं इसके अंदर ऐसे 10 लाइन के अंदर कोड नहीं होता है, उसके अंदर हज़ारों लाइन का कोड बन जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसको जनरली बोला जाता है एल्गोरिदम। ठीक है फ्रेंड्स, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर काम स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्टली उसके अंदर कोडिंग कभी नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे पहले प्लान बनाया जाता है, डिज़ाइन बनाई जाती है, डिस्कस किया जाता है, उसके सारे चार्ट, फ्लो चार्ट, फिर डेटा फ्लो वो सब बनाया जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है एल्गोरिदम लिखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो एल्गोरिदम को थ्योरिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग 2 नंबर का एडिशन करने का जो प्रोग्राम है उसको एल्गोरिदम के थ्योरिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ऐसा लिखा जाता है। स्टेप 1, उसके अंदर हम लोग यूज़र के पास से नंबर 1 इनपुट लेंगे, उसके बाद स्टेप 2 के अंदर नंबर 2 इनपुट लेंगे, उन दोनों के बीच में एडिशन करेंगे और उसको हम लोग प्रिंट करेंगे। तो इस तरीके से जितने भी बड़े बड़े एल्गोरिदम होते हैं उसको इस तरीके से थ्योरिकल फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरली छोटी कंपनी में इस तरीके से कभी भी फॉलो नहीं होता है, और आई डोंट थिंक सो कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो भी एल्गोरिदम वाले इस तरीके से स्टेप फॉलो करती है। लेकिन इसके बाद वाले जो स्टेप है वो है फ्लो चार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्लो चार्ट ऑलमोस्ट हर एक सॉफ्टवेयर कंपनी फॉलो करती है। फ्लो चार्ट हुआ, फिर इसके अंदर बहुत सारे डायग्राम आते हैं, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल देख लेते हैं फ्लो चार्ट। तो सबसे पहला स्टेप होता है एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग कोडिंग पे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्लो चार्ट क्या है, तो सिंपल जो हम लोगों ने लॉजिक लिखा, जो एल्गोरिदम लिखा, उसका एक सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरली जो प्रोग्रामर लोग होते हैं वो जो भी जो कोड होता है वो अगर किसी को समझाना हो तो वो डायरेक्टली कोड दिखाएंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है, उसको हम लोग डायग्राम फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, जहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्लो चार्ट को स्टार्टिंग में स्टार्ट लिखना पड़ता है, उसके बाद नंबर 1 इनपुट लिया, नंबर 2 इनपुट लिया, उसके बाद दोनों के बीच में एडिशन किया, फिर उनका जो टोटल है वो प्रिंट हुआ, और फिर उसके बाद जैसे ही हमारा प्रोग्राम एंड होता है वहाँ पे हम लोग लिखते हैं एंड। मतलब फ्लो चार्ट के स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है हम लोग को स्टार्ट, उसके बाद एंड में लिखते हैं एंड। ये फ्लो चार्ट लिखने का रूल्स है, जिसके अंदर आप देख सकते हो जो स्टार्ट लिखा है वो मैंने जो राउंड शेप है ओवल उसके अंदर लिखा है, एंड को भी मैंने राउंड शेप वाले के अंदर लिखा है, जो इनपुट है उसको कुछ इस तरीके से डेटा, इसको डेटा सिंबल बोलते हैं, उसके अंदर लिखा है। उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर मैंने ऑपरेशन किया है, तो जो प्रोसेस वाला जो चीज़ होता है वो हम लोग रेक्टेंगल के अंदर ही लिखते हैं। इस तरीके से फ्लो चार्ट के कुछ रूल्स हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है एल्गोरिदम, उसके बाद फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम लोग करते हैं कोडिंग। तो ये फ्लो चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं कोडिंग के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो सबसे पहला जो चीज़ है हम लोग को सिखाया गया था एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये स्टार्टिंग की स्टेप है, उसके बाद ही कोडिंग स्टार्ट होता है। लेकिन अभी मैं यही चीज़ अगर आपको स्टार्टिंग में सिखा था तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, ना ही आपको फ्लो चार्ट समझ में आता है, ना ही आपको कोडिंग समझ में आता है, इनपुट क्या होता है, आईएनटी क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको नहीं समझ में आती। इसलिए मैंने इसको जो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो करवाने के बाद मैंने आपको सिखाया, तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया
आएगा। तो जो फ्लो चार्ट होता है उसके ऊपर से हम लोग फाइनल कोड बनाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट के अंदर कौन कौन से सिंबल होते हैं। तो इसको बोलते हैं जनरली स्टार्ट सिंबल। उसके बाद ये जो सिंबल है वो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता है। अगर आप यूजर के पास से इनपुट ले रहे हो कोई वेरिएबल के अंदर, तो यही सिंबल के अंदर आपको लिखना है। अगर कुछ आप आउटपुट के अंदर प्रिंट फंक्शन के अंदर आप कुछ प्रिंट कर रहे हो तो भी आपको यही सिंबल यूज़ करना है। उसके बाद जो प्रोसेस होता है, मतलब हम लोग एडिशन करते हैं, तो उस केस में आपको इस तरीके से प्रोसेस बॉक्स यूज़ करना है, सिंबल यूज़ करना है। अगर आपकी इफ़ के अंदर आपने कुछ कंडीशन लिखा है, वाइल के अंदर कुछ कंडीशन लिखा है, तो आपको डिसीजन बॉक्स के अंदर लिखना है, उसके बाद एंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे सिंबल आते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बेसिक लेवल के लिए ये जो 5 सिंबल है वो उतने काफ़ी है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, तो आपको और ज़्यादा आइडिया आएगा। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है जहाँ पे हम लोगों ने रिवर्स किया है, मतलब 10, 9, 8 इस तरीके से 10 से लेके 1 या 0 तक यहाँ पे सिंपल प्रिंट हो रहा है। जहाँ पे एक वेरिएबल है एन, इसके अंदर आप वैल्यू इनपुट ले सकते हो इनपुट फंक्शन का यूज़ करके। फिर यहाँ पे एक कंडीशन है n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद n को प्रिंट किया है, फिर n इक्वल टू n-1। तो एक एक वैल्यू कम होगा, फिर यहाँ पे 10, 9, 8, 7 इस तरीके से एक एक नंबर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा कोड। तो इसके ऊपर से हम लोग डिज़ाइन करेंगे फ्लो चार्ट। लेकिन मैं जैसे बोला, तो पहले हम लोग लिखते हैं एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, उसके बाद हम लोग कोड लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन अभी आपको फिलहाल समझ में आए इसलिए मैंने इसको थोड़ा उल्टा दिखाया। तो अभी हम लोग इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो कुछ इस तरीके से आपका फ्लो चार्ट दिखेगा, जहाँ पे स्टार्ट और एंड तो आपको लिखना ही है, ये फ्लो चार्ट का रूल्स है। उसके बाद हम लोग एंड के अंदर कुछ वैल्यू डाल रहे हैं, तो मतलब इनपुट लेना है, तो आपको इनपुट बॉक्स का यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे है वाइल और यहाँ पे कंडीशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे वाइल नहीं लिख सकते, यहाँ पे खाली कंडीशन आएगा। और अगर कंडीशन ट्रू होगा मतलब आपको यहाँ पे लिखना है एस, और अगर नो होगा मतलब फॉल्स होगा तो आपको लिखना है नो। तो अगर एस होगा तो लूप के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे प्रिंट होगा, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा है। तो यहाँ पे भी आपको आउटपुट बॉक्स का यूज़ करके प्रिंट लिखना है। उसके बाद प्रोसेस बॉक्स का यूज़ करके आपको एक एक नंबर डिक्रीज करना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो एरो है वो फिर से जा रहा है कंडीशन पे, मतलब यहाँ पे लूपिंग हो रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एरो यूज़ किया। तो जब भी जो भी प्रोग्रामर ये जो फ्लो चार्ट को देखेगा तो उसको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे फॉर लूप या फिर वाइल लूप किसी ने यूज़ किया हुआ है। और जैसे ही हमारी कंडीशन हो जाती है फॉल्स, मतलब नो हो जाएगा, तो यहाँ से एरो निकलेगा और वो एंड हो जाएगा, मतलब हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एकदम सिंपल सा है, इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो जहाँ पे भी कंडीशन होगा वहाँ पे कंडीशन रखो, जहाँ पे प्रोसेस है वहाँ पे आपको प्रोसेस बॉक्स यूज़ करना है, जहाँ पे इनपुट है वहाँ पे इनपुट और आउटपुट बॉक्स यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंडीशन ट्रू होगा तो एस के बाद आपको जो भी ऑपरेशन है वो करना है, नो होगा तो उसके बाद जो भी ऑपरेशन है वो करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको एरो से पूरा ज्वाइन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो प्रोग्रामर नहीं है, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर जो क्लाइंट होते हैं उनको हम लोग ये कोड दिखाएंगे तो ऑफकोर्स उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो उनको समझाने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से फ्लो चार्ट, सीक्वेंस डायग्राम, ऐसे बहुत सारे डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोडिंग करने से पहले हम लोग पूरा उसका ग्राफ बनाते हैं कि हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर क्या करने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, तो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के अंदर कभी भी काम स्टार्ट नहीं होता है। पहले क्लाइंट को बताया जाता है कि हम लोग कुछ इस तरीके से करने वाले, उसको उन लोग को ग्राफ के थ्रू समझाया जाता है कि हम लोग ऐसे ऐसे चीज़ करने वाले, तब जाके अप्रूवल मिलता है, फिर हम लोग कोडिंग के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली कोड कर देंगे उसके बाद हम लोग क्लाइंट को दिखाएंगे, क्लाइंट को अच्छा नहीं लगेगा तो टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए हम लोग ये एक तरीका होता है जो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। पहले हम लोग पूरा डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइन मतलब उसके अंदर ग्राफ वगैरह वो सब। ठीक है, CSS HTML डिज़ाइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो पूरा जो फ्लो होता है, सिस्टम का फ्लो होता है, वो पूरा हम लोग बनाते हैं, उसके बाद हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो कॉलेज के अंदर मैंने जैसे बोला कि स्टार्टिंग में हम लोग को फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम ही सिखाया गया था, उसके बाद कोडिंग सिखाया गया था। तो मैंने जितने भी प्रोग्राम किए थे वो प्रोग्राम के साथ मैं एल्गोरिदम भी लिखता था और उसका फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करता था, इसलिए मेरी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हुआ है। इसलिए अगर हो सके तो आपको भी फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस करना है, और इस तरीके से जो भी एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम को शायद आप स्किप कर सकते हो, लेकिन फ्लो चार्ट की आप प्रैक्टिस करोगे
और उसी के साथ कोड करोगे तो आपको और ज़्यादा आइडिया आएगा कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कोडिंग वो सब चीज़ें काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू। और अगर मेरे जो ट्यूटोरियल है वो अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा, इसीलिए आपके फ्रेंड फैमिली जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है उनके साथ आपको मेरे सारे ट्यूटोरियल जरूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।